कल के लेक्चर्स में हम एरर पर चर्चा कर रहे थे आपके साथ, और एरर में एक्सप्रेशन, कॉम्बिनेशंस, इन सब पर हमने डिस्कस भी किया था और प्रॉब्लम्स भी आपको सॉल्व कराई थी। आज हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डायमेंशंस। डायमेंशंस के बारे में कोई बता सकता है? डेफिनेशंस डायमेंशंस की। Basically, dimensions of physical quantity are power to which fundamental quantity raised, ये fundamental unit, यहाँ यूनिट की बात हो रही है, तो dimensions of any physical quantity are power to which fundamental units raised to obtain the derived unit of the physical quantity। किसी भौतिक राशि की विमा वे घाते हैं जो उस राशि के मात्रक ड्राइव्ड यूनिट को फंडामेंटल यूनिट के टर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए जितनी पावर रेज की जाती है वही डायमेंशंस कहलाती है। फॉर एग्जांपल के लिए हम डायमेंशंस की बात करते हैं फोर्स की। मैं डायरेक्ट फोर्स पे पहुंच रहा हूं क्योंकि आप लोग छोटी छोटी चीजें तो देख चुके हैं। फोर्स F, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है दैट इज mLT-2। ओके, तो F का जो यूनिट है दैट इज इन SI सिस्टम व्हाट? न्यूटन। ओके, 1 न्यूटन। अगर मैं न्यूटन नॉट अ फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट आप लोगों को सबको पता है मीटर, इन ऐसे सिस्टम मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल। ओके, इसके अलावा जितनी भी आती है वो ड्राइव्ड यूनिट है सारी। ठीक है, तो ये जो न्यूटन है ये ड्राइव्ड यूनिट में है। अगर मैं ये कहूँ कि इसको फंडामेंटल यूनिट के टर्म में आप रिप्रेजेंट कीजिए, तो फंडामेंटल का मतलब यही आएंगे आपके फंडामेंटल। जब हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो फंडामेंटल को रिप्रेजेंटेशन देंगे, वहां पर कोई नोटेशन देंगे उसका। तो हम मास के लिए m, ओके, लेंथ के लिए, अब लेंथ जो होती है इसमें रेडियस भी होती है, एम्पलीट्यूड भी होता है, डिस्टेंस भी होती है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है ना, जिसमें मीटर आए, सेंटीमीटर यूनिट। ठीक है, ये सारी इसी में कवर होंगी, रिप्रेजेंटेड बाय L, टाइम रिप्रेजेंटेड बाय T, टेम्परेचर थीटा और K, आइदर K और थीटा, और इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A, एम्पियर। ओके, तो अगर हम इनके टर्म की बात करें, यहाँ तो हमारा मैकेनिक्स में बात हो रही है तो इन्हीं से काम चल जाएगा, तीनों से। तो ये जो m है ये बेसिकली मास को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दैट इज किलोग्राम, रिप्लेस्ड बाय किलोग्राम। n दैट इज रिप्लेस्ड बाय मीटर, एंड सेकंड बेस पावर -2। तो बेसिकली ये जो ड्राइव्ड यूनिट है ये किसके टर्म में आपने रिप्रेजेंट की? फंडामेंटल यूनिट के टर्म में। और जितनी पावर रेज की, यहाँ कितनी पावर है? 1, यहाँ कितनी है? 1, यहाँ कितनी है? -2। दैट आर डायमेंशंस। ओके, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल यूनिट के टर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको शो करते हैं, तो जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं उन पर जो पावर रेज की जाती है वही पावर क्या होती है? डायमेंशंस। ओके, फिर दोबारा से देख लेते हैं। डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी आर पावर टू विच, किसकी बात हो रही है? फंडामेंटल यूनिट raised to obtain the derived unit of the physical quantity। उस फिजिकल क्वांटिटी की ड्राइव्ड यूनिट पाने के लिए फंडामेंटल यूनिट पर जितनी पावर रेज की जाती है वही पावर क्या कहलाती है? डायमेंशंस। क्लियर है?
क्लियर है? डायमेंशंस में कौन कौन से टर्म आएंगे? आइदर m आएगा, l आएगा, t आएगा, k आ जाएगा और एम्पियर आ जाएगा। ओके, ये बेसिक है, बहुत हल्का सा टॉपिक है, तो ये तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, अगर कोई कहे कि आप इसको कन्वर्ट करके फंडामेंटल में दिखा दीजिए, क्लियर हो गया। अब छोटे छोटे डायमेंशंस तो सब आपको पता ही है। जब भी हम डायमेंशंस किसी की निकालेंगे तो उसके लिए एक रिलेशन का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। उसका रिलेशन कोई फॉर्मूला होगा, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज का मतलब उसको फंडामेंटल के टर्म में लेके आएंगे और फंडामेंटल के टर्म में लाके डायमेंशन फॉर्मूला उसका बन जाएगा। ओके, जैसे मैं बना के दिखाऊं या आप लोग सब फैमिलियर हैं इसमें? बना लेते हैं, किसका बताएं, बोलो। एरिया का तो क्लियर है, L2, वॉल्यूम का L3, वेलोसिटी LT-1, एक्सेलरेशन LT-2, फोर्स MLT-2, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स MLT-2 डिवाइडेड बाय एरिया L2, ML-1 T-। ओके, ठीक है। जब बात करते हैं तो बड़े की करते हैं। बड़े का एक क्वेश्चन है इसमें, द डायमेंशंस ऑफ v स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट वेयर v इज मैग्नेटिक फील्ड एंड म्यू नॉट इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज। एक क्वेश्चन दे दिया उसने, v स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, इसका डायमेंशंस निकालना है। ये देख लेते हैं, क्यों, ये तो बड़ा है ना। ठीक है, बहुत बड़े का डायमेंशंस कैसे, छोटे का ही निकालें या बड़े का भी निकालना है? बड़े का ही, क्यों, छोटे छोटे तो आप लोगों को क्लियर है। ये b का आपको कोई फॉर्मूला याद है? कोई निकाल सकता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला? b का यूनिट पता है कोई? हाँ बताइए। टेस्ला, लेकिन टेस्ला के बारे में ज़्यादा कुछ आपको पता नहीं है कि उसका डायमेंशन क्या बनेगा। कोई दूसरा यूनिट? ठीक है, टेस्ला बिल्कुल राइट बताया आपने। मैग्नेटिक फील्ड है ये भी। एक होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, F इज इक्वल ILB sin थीटा से निकलता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो इसको अभी मैं डायमेंशन नहीं बना रहा इसकी, मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ किसके टर्म में, ऐसा यूनिट वाला जिसमें ज्यादातर फंडामेंटल मुझे मिल जाए। तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ओके, अब इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर हो गया। क्लियर है? अब इसमें डायमेंशन हमें पता है ना, न्यूटन का पता है MLT-2, एम्पियर तो अपने आप में ही, और मीटर इसका L हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, फंडामेंटल में ये सब। अब म्यू नॉट का, 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं। अब म्यू नॉट का कोई यूनिट पता है? म्यू नॉट इज इक्वल 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर। क्लियर? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ओके, तो एम्पियर स्क्वायर से एम्पियर स्क्वायर कैंसिल, न्यूटन से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कितना हुआ? MLT-2, ये तो न्यूटन का हुआ, और इसका कितना? L2 ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, तो बन गया ML-1 T-2। में ऑप्शन है ML-1 T-2 है। ओके, 2020 में पूछा गया है, और कहाँ पूछा गया है? JEE मेंस में। अभी नीट का भी कलेक्शन में ले आऊंगा, तो नीट वाले भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है, लेकिन जब ये तो क्लियर, ठीक है, तो हम कैसे करें? बहुत बड़े बड़े जब फॉर्मूले हो जाते हैं वही पूछे जाते हैं। जैसे थर्मल कंडक्टिविटी का पूछा गया है, इसका कोई बता सकता है थर्मल कंडक्टिविटी का कितना होगा? डायमेंशन फॉर्मूला। ये क्वेश्चंस ऑन रिकॉर्ड पूछे जा रहे हैं मेंस में, निकालिए।
अच्छा, कोई फॉर्मूला बता दीजिए थर्मल कंडक्टिविटी का जिसमें थर्मल कंडक्टिविटी आती हो, तभी तो आप उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। बताइए। अरे फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, Q इज इक्वल, राइट, के ए, ठीक है, और थोड़ा आगे चलो, θ1 माइनस θ2, टेम्परेचर डिफरेंस, ओके, इनटू टाइम अपॉन L, राइट। Q इज इक्वल के ए θ1 माइनस θ2 इंटू टी अपॉन डी ले लो या एल ले लो, कुछ भी फर्क, ठीक है। एक कंडक्टर है जिसके लेंथ एल है, ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसके एंड्स का टेम्परेचर θ1 θ2 है, इसमें टी टाइम में कितना हीट फ्लो होगा, कितना फ्लो होगा हीट एनर्जी, उसके बारे में बात हो रही है। Q इज इक्वल के ए θ1 माइनस θ2 इंटू टी अपॉन, ओके। अब इसमें K का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, निकाल देंगे, निकालिए। पहले K को एक तरफ कर लेते हैं, Q L अपॉन A θ1 माइनस θ2 इंटू टी। चलो मैं ही निकाल देता हूं। इधर देखिए, Q एनर्जी है ना, क्या होगा, एनर्जी तो कोई भी फॉर्म हो, यूनिट तो सेम होगी। बेसिकली यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला में अंतर नहीं है, यूनिट ड्राइव्ड फॉर्म में होती है और डायमेंशन फॉर्मूला ऑलवेज फंडामेंटल फॉर्म में होता है, ओके। फंडामेंटल टर्म में ही तो आ रहा है, वो एम एल टी ए थीटा या केल्विन, तो वो है वही ड्राइव्ड यूनिट को फंडामेंटल टर्म में ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर है। तो जब किसी भी फॉर्म में एनर्जी हो, सबका यूनिट क्या है, जूल, तो किसी भी फॉर्म की एनर्जी हो उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी तो सेम होगा, दैट इज mL2T माइनस 2, क्लियर, mL2T माइनस, ओके। L लेंथ है, दैट इज कैपिटल L, ओके। एरिया L2, ओके। टेम्परेचर डिफरेंस अभी बता रहे थे, केल्विन के से लिख देंगे, ये हाइपर थीटा कुछ भी लिख लीजिए, के, ओके। टी टाइम, कैपिटल टी, ओके। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, एल, सॉरी, ये L2 से L2 तो कितना आ गया, एम एल टी माइनस 3 हो गया और के माइनस, mL t माइनस 3 के माइनस 1। थर्मल कंडक्टिविटी का भी पूछा गया है, तो उसमें दे रखा है mL t माइनस 2 के माइनस 2, mL t माइनस 3 के माइनस 1, mL t माइनस 3 के और mL t माइनस 2 के, तो सेकंड हो गया mL t माइनस 3 के माइनस, ठीक है, ठीक है। तो डायमेंशंस तो आप निकाल सकते हैं, अभी भी कुछ और बताना है इसमें। फंडामेंटल में आपको लेके आना है ड्राइव्ड यूनिट को, फॉर्मूले के माध्यम से आप उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फंडामेंटल के खोजने के लिए बस फॉर्मूले को कनेक्ट करना है आपको, इसलिए अभी कभी याद मत करना डायमेंशंस, आप सबके फॉर्मूले लोगे और उससे तुरंत आप जो है इसको फाइंड कर लेंगे। बहुत बहुत बड़ी बड़ी हैं, एल का है, आर का है, एक क्वेश्चन होता है एल बाई आर का, किसका, एल बाई आर का डायमेंशन फॉर्मूला, एल बाई आर बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कितना होगा, एल इज सेल्फ इंडक्टेंस एंड आर इज रेजिस्टेंस, ओके। जो कॉइल होती है उसका सेल्फ इंडक्टेंस एल है और रेजिस्टेंस कितना है, आर। तो एल और आर का जो रेशियो है उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एल इज सेल्फ इंडक्टेंस, क्लियर, आर इज रेजिस्टेंस। अब आप देखें, अभी मैंने डायमेंशन उससे फॉर्मूले से किससे, यूनिट से निकाला था, ड्राइव्ड यूनिट से। अब मैं फॉर्मूले से निकालूं, फॉर्मूले से निकाल दें। एल का कोई फॉर्मूला आपको पता है, लेकिन आप कोई भी फॉर्मूला एल का यूज नहीं कर सकते, वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें बाकी सब फंडामेंटल या बाकी सब के बारे में आप जानते हो, नोन हो,
ठीक है, तो मैं ही करूं, आप बताएंगे? यही तो है। एल का फॉर्मूला है एल इज इक्वल माइनस ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। माइनस ई मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, करंट का रेट ऑफ चेंज। क्लियर है? तो दैट इज माइनस ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है? अब इस माइनस को तो मैं हटा देता हूं क्योंकि माइनस का तो डायमेंशन में कोई फर्क पड़ना नहीं है। अच्छा, आर का तो सबको पता होगा, वी अपॉन आई, वी अपॉन। क्लियर है? क्लियर है? वी अपॉन। अब जरा देखें, ये क्या है, चेंज इन करंट, और ये क्या है, करंट। दोनों का यूनिट तो सेम होगा, कट गया। ये क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों का यूनिट भी तो सेम ही है। इसका मतलब बचा क्या, डेल्टा टी। कहाँ जाएगा, ऊपर, ऊपर ही तो जाएगा ये। डेल्टा टी मींस टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल दैट इज टी। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, टी हो गया। ओके, इतना बड़ा है, छोटा सा। तो ये क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए आप लोग फॉर्मूले से कनेक्ट करें या यूनिट से कनेक्ट करें। ठीक है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपको निकलेंगी नहीं, याद नहीं होंगी, उनको कनेक्ट करना होगा। और डायमेंशंस पे बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो एक हल्का सा क्वेश्चन है, उसको तो हम कर लें जिससे कि तुरंत हम आगे बढ़े, क्योंकि नीट में तो 720 का टारगेट है। तीन स्टूडेंट के 720 हैं इस बार, और पिछली बार 2 के थे। तो एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है ना। अब एक तो हो गया हमारा डायमेंशन वाला, नहीं हुआ, हो गया, करना पड़ेगा तब होगा। ओके, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे कराते हैं। जल्दी जल्दी नोट कीजिए, तो आएगा नहीं कुछ। और इसके बेसिक में बताना है, इससे भी बेसिक बताना है मुझे, डायमेंशंस को निकालना बताना है बेसिक में, और ज्यादा ये नहीं, इतने से काम चलता है। ओके, इसका यूजेस देख लेते हैं ना। यूजेस में एक यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशंस। एस्टैब्लिश रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, ये हमने बहुत पढ़ा है, इसमें इसका एप्लीकेशन। कहते हैं कि टाइम पीरियड, आप लोगों ने जैसे फॉर्मूला है,
आपने कोई टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा तो T इज इक्वल टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ L अपॉन G। ओके, अब वो क्वेश्चंस को जब राइज करेगा यहाँ तो कह देगा कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द या इफेक्टिव लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू पावर नहीं बताएगा। तो हमें यहाँ पावर फाइंड करनी होती है कि कितनी, भाई हम जब इस फॉर्मूले में जा रहे हैं तो m तो है ही नहीं, दैट मीन्स m की पावर कितनी होगी 0, l है पावर कितनी 1/2, हमें लानी है, यहाँ है नहीं, ऐसे ही g की भी पावर नहीं है। तो जब वो रिलेशन की बात करता है तो कहेगा कि क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन दिस वन और दिस वन, फिर कहेगा एस्टेब्लिश करो इनके बीच रिलेशन। तो इसका हम लोग पावर फाइंड करनी है। ओके, तो हम यहाँ पावर फाइंड करते थे तो हम कहते थे a पावर b पावर c, ऐसे तो करते थे। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन मास रेज पावर a, इफेक्टिव लेंथ रेज पावर b एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पावर c। ओके, रिप्लेस बाय डायमेंशनलेस कांस्टेंट a, ठीक है। फिर हम क्या करते थे, फिर हम इनके डायमेंशन फॉर्मूला पुट करते थे। ओके, और डायमेंशन फॉर्मूला पुट करने के बाद में फिर हम इक्वेट करते थे दोनों तरफ की डायमेंशंस को, और डायमेंशंस को इक्वेट करने के बाद में हम क्या फाइंड करते थे ABC का वैल्यू और उसको पुट करते थे। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब उसी का एप्लीकेशन, अब यहां पर ऐसे नहीं है, यहां पर कुछ और बात कह रहा है। एक क्वेश्चन है, इफ स्पीड v, एरिया a एंड फोर्स F आर चोजन एज फंडामेंटल यूनिट, मतलब इनको फंडामेंटल यूनिट मान लिया। किसको? अभी तक तो हम 7 बता रहे थे, अब इसने कुछ और कह दिया, v को, एरिया को और फोर्स को। ओके, तीनों को फंडामेंटल यूनिट मान लिया। अब वो ये कह रहा है कि द डायमेंशंस ऑफ यंग मॉडुलस विल बी, डायमेंशंस ऑफ यंग मॉडुलस विल बी, अभी मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, क्लास पे। तो यहाँ पर उसने कहा है कि देन द डायमेंशंस ऑफ यंग मॉडुलस विल बी, यंग मॉडुलस का डायमेंशन इनके टर्म में देना है। इनके टर्म में फोर्स, वेलोसिटी मतलब स्पीड और एरिया। क्लियर है? अब इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं कैसे होगा। दैट मीन्स यंग मॉडुलस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड, सेकंड वन एरिया, थर्ड वन फोर्स। दैट इज स्पीड, एरिया, दैट इज फोर्स। ओके, अब इनकी पावर रेज कर लेते हैं। लेट दैट इज A, दैट इज B, दैट इज C। ओके, ए कांस्टेंट K, V रेज पावर A रेज पावर B, F रेज पावर C। ठीक है, फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट में पुट करते हैं इनका डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूले तो पुट करते हैं, तो पुट कीजिए यंग मॉडुलस का कितना हुआ, ML-1 T-, ओके, K डायमेंशन लेस है, स्पीड का कितना है LT-1, ओके, रेज पावर A, एरिया का L2 रेज पावर B और फोर्स का ML-T-2 रेज पावर। ओके, अब एक, अगर ये बैलेंस है तो दोनों तरफ के डायमेंशंस इक्वल होंगे।
डायमेंशंस बोले तो m का इधर जो डायमेंशन है, डायमेंशन का मतलब है पावर, अभी तो बताया पावर। तो पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, एक टर्म में ले लेते हैं। तो m इसके नेक्स्ट l -1 t -2 ओके इज इक्वल m l और t, m रेज पावर c, l रेज पावर a यहाँ है, 2b यहाँ है और c यहाँ है, a प्लस 2b प्लस c। क्लियर है? a 2b और c, और ये कितना है -a -2c। ओके, कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करेंगे तो m का पावर कितना है 1 इज इक्वल c, एक तो ये हो गया, -1 इज इक्वल a प्लस 2b प्लस c, और -2 इज इक्वल -a -2c। क्लियर है? ओके, इनको तीनों को सॉल्व कर लेंगे। तो c इज इक्वल कितना हो गया 1। अब अगर यहाँ c का वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, नीचे वाले में, तो -2 तो a इज इक्वल 0 आ गया, a 0 है और c का वैल्यू कितना है 1, तो b इज इक्वल कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा ना। ठीक है, ओके, दैट मीन्स y, अगर हम यहाँ देखते हैं तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v रेज पावर a कितना है 0, a रेज पावर b दैट इज 1, तो 1 को लिखना जरूरी नहीं है, f -1 सॉरी, तो -1 तो लिखा जाएगा, ठीक है, और f रेज पावर कितना है c दैट इज 1। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, एक है इसमें f a -1 a v0, ये है इसमें एक ऑप्शन f a -1 और v, ये तो बन रहा है हमारा f a -1 और v0। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन हैं, तो आप रिलेशन एस्टेब्लिश करने वाला जो यूजेज है इसका, उसको जरूर 2-4 आप इसके प्रॉब्लम कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग उसके फैमिलियर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बड़े बड़े भी हैं, देखिए क्वेश्चन ये भी है इसमें, द मोमेंटम p एरिया a and टाइम t are taken to be the fundamental quantity then the dimension formula of energy, ये भी ऐसे ही हो गया। ओके, तो इस टाइप के कई हैं, आप कर लीजिएगा। ओके, इसे नोट कीजिए, फिर आगे करें। इधर से डिमांड रहती है। क्लास ले रहा हूँ। इसमें 2 यूजेस और हैं, एक करेक्शन करेक्टनेस चेक की जाती है, तो वो तो आप लोग सब जानते हैं, वो उसका क्वेश्चन अगर आता है
तो करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर्मूला सेम होने चाहिए। तो हम कहते हैं कि राइट अदरवाइज रॉन्ग, ठीक है। और एक है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू द अनदर सिस्टम। इस पे क्वेश्चन तो नहीं है, करा दें दोनों को, करा देते। सोच रहा था मैथमेटिकल टूल करा देते, जिनका हमें बहुत यूज करना होगा अभी तक, कि डायमेंशन वाला ही कराइए दोनों, टूल्स वाला ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मैथमेटिकल टूल्स तो हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स को भी क्योंकि फिजिक्स का जो लैंग्वेज है वो मैथमेटिक्स ही है ना, मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो हमें उसके फंडामेंटल्स हमें क्लियर होने चाहिए तब तक, जब तक हम आगे काम नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स अगर हमारा क्लियर नहीं है तो मैं कुछ फंडामेंटल चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर जेई वाले हैं उनको तो क्लियर होगा, लेकिन कुछ नीट के भी हैं, उनके लिए मैथ की क्लास नहीं हुई है, तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉज ऑफ इंडाइसिस। आपने कहीं देखा होगा x रेज़ पावर a है, अभी यूज हुआ था बिल्कुल, इंटू x रेज़ पावर b, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कितना होगा फाइंड, कितना करेंगे हम, x रेज़ पावर, ये तो ये कह रहे हैं बहुत सिंपल सी चीज बता रहे हो, ये भी बताने की चीज। और x रेज़ पावर a है, उसके पावर b है, ए भी हो गया, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को ये पता हो, लेकिन मैं थोड़ा सा इसलिए ले रहा हूं कि ये जरूरत है, ठीक है। एक हमारे पास थ्योरम है बाइनोमियल थ्योरम, इसको आप लोग द्विपद प्रमेय कहते हैं हिंदी वाले। बाइनोमियल थ्योरम का बहुत यूज है यहाँ पर, क्लियर है। बाइनोमियल थ्योरम में एक ऐसे आपने पढ़ा होगा 1 + x रेज़ पावर n इज इक्वल, कितना होता है 1 + nx + n -1 अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 मीन्स 1 × 2 into x square plus n -1 n -2 upon factorial 3 1 × 2 × 3 x cube, ओके, प्लस अप टू n टर्म तक आ जाएगा, ठीक है। n टर्म तक हम ले लेंगे उससे फाइनल, ओके, ठीक है। ऐसी तो बाइनोमियल थ्योरम है, जे मेंस वाले तो क्लियर होंगे, मैथ वाले तो क्लियर हैं, क्लियर है। लेकिन हमारे यहाँ जो यूज होगा वो केवल इतना टर्म यूज होगा। कब होता है इतना टर्म यूज, n तो कहीं, x is very small,
वेरी स्मॉल, ओके, वेरी स्मॉल की अगर बात हो रही है इसकी, तो आप समझ रहे हैं अगर x बहुत छोटा है तो स्क्वायर उसका और छोटा होगा, क्यूब उसका और छोटा होगा, फोर्थ पावर उसकी और छोटी हो जाएगी। तो जितने भी हायर ऑर्डर के टर्म हैं उनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हम जब बाइनोमियल थ्योरम की बात करेंगे, मैथ की बात नहीं हो रही है, फिजिक्स की बात हो रही है, तो वहां ज्यादातर 1 प्लस एन एक्स आएगा। दैट मीन्स अगर जैसे 1 प्लस एक्स रेज पावर 2 है तो हम इसे लिख देंगे 1 प्लस 2x, ओके, और 1 प्लस एक्स रेज पावर माइनस 2 है तो हम इसे लिख देंगे 1 माइनस 2x, ओके। क्लियर है? बाइनोमियल थ्योरम हमारे यहाँ इतना यूज होगा, और उसके लिए कंडीशन मैंने ये बता दी है। आपको जब भी फिजिक्स में मिलेगी यही कंडीशन मिलेगी, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो फिर हम कन्वर्ट करें। क्लियर है? ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम आपका क्लियर हुआ। इसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्री में बात कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीज आती है? ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारे यहाँ यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में, वो तो सब जानते ही हैं, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है, कॉस में बेस अपॉन और टेन में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो सब जानते हैं। ये भी सब जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, ये तो सब क्लियर है। लेकिन एक चीज और यूज होती है हमारे यहाँ यूज होती है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इन दोनों की वैल्यू व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा? तो हमारा कितना, राइट, थीटा इन रेडियन, क्योंकि हमारे यहाँ यूज होगा ये, ओके। जब साइन थीटा बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा को हम थीटा से रिप्लेस करेंगे वहां। क्लियर है? वैसे तो टेंस टू 0 ही है, लेकिन वहां पे तो वो बहुत छोटे एंगल्स को काउंट करेगा। हाँ, तो उसको रेडियन में अगर वैल्यू ले और उसका टेबल में वैल्यू देखें, दोनों इक्वल आएंगे। दो तरह से देखते हैं ना, एक रेडियन से एक टेबल से, दोनों इक्वल। वैसे तो ये है इसका लिमिट, थीटा टेंस टू 0, थीटा टेंस टू 0, बहुत बहुत लगभग 0 के बराबर है, तब की बात होगी। कॉस थीटा कितना होगा? ये 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा अगर टेंस टू 0 है तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1। और टेन थीटा की बात करेंगे तो कितना होगा? थीटा कितना होगा? अगर हम इसे ऐसे भी लिखें तो ऐसे भी लिखते हैं कि लिमिट t टेंस टू 0, ठीक है, बट थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा सॉरी थीटा, ठीक है, थीटा इज वेरी स्मॉल, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल मींस लिमिट थीटा टेंस टू 0। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा, बात हम 0 की नहीं कर रहे, बहुत छोटे की कर रहे हैं, ठीक है। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? थीटा इन रेडियन, ऐसे टेन थीटा भी थीटा के इक्वल, और कॉस थीटा कितना होगा? एक टर्म और होता है, मैथमेटिक्स वाले पढ़े हैं, साइन थीटा अपॉन थीटा, वो कितना होता है? 1 हो जाएगा, ओके। भाई साइन थीटा थीटा हो गया है तो थीटा अपॉन थीटा कितना हो गया? 1, ओके। तो ये कुछ आइडेंटिटी हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में है, बाकी तो सब आप लोग जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में ये कुछ चीजें हमारे यहाँ यूज होंगी, हमारे यहाँ यूज आएंगी। हम बात करेंगे एंगल छोटा है तो रिप्लेस करेंगे, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि ये क्यों होगा। नोट, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टर्म निकालना तो सब जानते हैं, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वो तो सब ओके है, ठीक है।
अगर हम लॉग की बात करें, लॉग की, तो लॉग में पावर ये बेस है ई एम इंटू एन है, एम एन, तो इसको कितना लिखते हैं, लॉग ई एम प्लस, अगर डिवाइडेड है तो माइनस हो जाएगा, क्यों कह रहे हैं, बहुत हल्की की चीज बता रहे, लेकिन ये बहुत यूज होंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आगे फिर हमें ये नहीं रहेगा, हम तुरंत बता देंगे कि भाई हमने कराया था, ठीक है। और अगर लॉग ई एम रेज पावर एन है तो ये पावर पहले आ जाएगी, एन लॉग ई एम। लेकिन एक चीज हमें बताइए, लॉग ई बेस एम है, लेकिन मुझे तो वैल्यू ई बेस में पता नहीं होती है, हमें जितनी भी टेबुलेशन होता है वो 10 बेस में होता है, क्लियर है, तो मुझे इसे 10 बेस में कन्वर्ट करना है। कहाँ क्या करूँगा, कहाँ क्या करूँगा, यहाँ कुछ करना है, ये यहाँ कुछ करना है, जो बताए राइट में मल्टीप्लिकेशन कितने का, राइट 2.30, ये बहुत यूज होगा, ई बेस में आएगा, 10 बेस में हमारे पास वैल्यूज होंगी, इसलिए हमें 10 बेस में कन्वर्ट करना पड़ता है उसको, तो लॉग ई बेस को 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 का मल्टीप्लाई, क्लियर है। 2, 3, 5 इनकी वैल्यूज तो याद होनी चाहिए, दी नहीं जाती है, बाकी तो दे दी जाती है और बन भी जाती है, नहीं से 2, 3 और 5, 10 की सबको पता होती है, ठीक है, नोट कीजिए इसे, हो गया सर नोट, सबका हो गया, आगे चले करने दो। नेक्स्ट है कैलकुलस, इसका बहुत यूज है कैलकुलस। और कैलकुलस में दो टर्म होते हैं, एक होता है डिफरेंशिएशन, इसको अवकलन भी कहते हैं, और एक होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, और डिफरेंशिएशन का मतलब पार्ट में तोड़ना, ओके। इनकी एप्लीकेशन हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहेगा, हमें इनका एप्लीकेशन देखना होगा, कहाँ डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन होगा हमारा और कहाँ इंटीग्रेशन का। तो डिफरेंशिएशन के बारे में तो आप लोग देखे हैं, एक्स रेज पावर एन है, डी अपॉन डी एक्स, ये ऑपरेटर डी अपॉन डी एक्स मीन्स डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर है। एक फंक्शन है और फंक्शन किसका है, एक्स, ओके, दैट इज एक्स रेज पावर एन। तो इसका डिफरेंशिएशन सब जानते हैं, ये लग रहा है कि बहुत आसान चीज चल रही है, ठीक है। एन एक्स रेज पावर एन माइनस, अगर मैं यहीं पर डी अपॉन डी वाई कर दूं, आप कितना होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन नहीं है ना, रिस्पेक्ट किसके हो रहा है, किसके, और वाई फंक्शन में है ही नहीं, तो कितना होगा, ठीक है, क्लियर है। अगर वो फंक्शन में नहीं है तो वो कितना हो जाएगा, 0। तो अगर जैसे हमारे पास तो इस तरह की इक्वेशन आएंगे, 3x² + 2x + 3
अब इसका dy/dx निकालना होगा, इस तरह से आएगा ना हमारे यहाँ से। तो कितना हो गया 326x + 2, ठीक है। 3 तो खत्म रह ही गया अपना इस तरह से, ओके। अच्छा, दो का टर्म का पता ही है, x और y है हमारे यहाँ, तो x y² आ जाएगा, तो y² तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट पहले आ जाएगा ना, ठीक है। ठीक है, डिफरेंशिएशन साइन थीटा का कितना होता है cos थीटा, और cos थीटा का माइनस साइन थीटा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कर्व की, एक x और y के बीच कर्व है, कोई भी फंक्शन है जिसमें x के साथ में y चेंज होता है, ठीक है। x के साथ में y चेंज, x को जैसे जैसे हम चेंज कर रहे हैं y भी चेंज हो रहा है। अगर हम इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ आ गया, ठीक है, कर्व आ गया। इस कर्व पर दो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, एक A है और एक पॉइंट B है, ठीक है। अगर A पॉइंट पर इसका कोऑर्डिनेट देखें, दैट इज x1 x2, ओके, y1 y2। तो अगर मैं चेंज का रेशो देखूं, चेंज का रेशो, तो जो चेंज का रेशो है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। लेकिन अगर मैं बात करता हूं लिमिट की, डेल्टा x टेंड्स टू 0, ठीक है। डेल्टा x मतलब जो x है, डेल्टा x टेंड्स टू 0 मतलब जैसे जैसे आप इसको कम कर रहे हो, आप इसे डेल्टा x का अगर चेंज 0 हो गया ना, तो उस कंडीशंस में डेल्टा y का जो चेंज है वो भी क्या होगा, कम होगा। उस कंडीशंस में इसको हम dy/dx क्या लिखेंगे, dy/dx। उस कंडीशन में यहां मान लीजिए पॉइंट है, तो इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और ये टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे ये इसकी स्लोप को बताएगा इस पॉइंट पर, जो भी पॉइंट होगा दैट इज P। तो इस P का जो, इस कर्व का जो स्लोप होगा वो यहां से थीटा अगर हमारे पास है तो इससे निकल आएगा, और वो जो स्लोप होगा tan थीटा इज इक्वल dy/dx, dy/, तो जो डिफरेंशिएशन निकलेगा वो वहां इसके किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप को, किसको किसको। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, आपने ये v और ये i का एक कर्व है, इसका एप्लीकेशन भी साथ के साथ ले लेते हैं। यहां पर आपके पास दो कंडक्टर हैं, एक कंडक्टर A है, एक कंडक्टर B है। वो ये जानना चाह रहा है कि रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, बताइए। A का ज्यादा है, A का रेजिस्टेंस ज्यादा है। और अगर मैं यहां I कर दूं और यहां V कर दूं, अब V का हो जाएगा। किससे कैलकुलेट करना है आप, थीटा से, थीटा से किसके रेस्पेक्ट, बोले किसके, v/i करके, ठीक है। हम बात कर रहे हैं, यहां से ही निकाल रहे हैं हम v और i, यहां से हमारा एक कंक्लूजन निकालना है, जरा उसको जरा ध्यान दीजिए कि जब भी हम किसी कर्व का स्लोप निकालेंगे, ठीक है, तो वो स्लोप निकालेंगे कैसे, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ये तो स्लोप है, यही तो आपने निकाला, चेंज इन y dy डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अब बहुत छोटा है तो dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx को आपने स्लोप कहा, स्लोप कितना है tan थीटा के ऊपर, ठीक है।
तो जो स्लोप है उसको हम कह सकते हैं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो यहां पर चेंज इन y क्या है di, चेंज इन x क्या है dv, ओके। और dv अपॉन di r होता है, तो di अपॉन dv क्या हो गया 1 अपॉन r हो गया ना, ये तो 1 अपॉन r, ठीक है। तो 1 अपॉन r दैट मीन्स जिसका स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम है, और जिसका स्लोप कम है उसका रेजिस्टेंस, तो स्लोप किसका कम है, इसका, इस कंडीशन में, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या देखना होगा, उसका स्लोप, और वो किससे फाइंड करेंगे, dy अपॉन dx, उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ ये आ जाता है कि जब ये v बन जाएगा तो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब यहाँ स्लोप कितना हो गया, अब स्लोप हो गया आपका dv अपॉन di, अब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो अब यहाँ रेजिस्टेंस ही बन रहा है, तो जिसका स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिसका स्लोप कम उसका रेजिस्टेंस कम। तो हमें बेसिकली इस डिफरेंशिएशन में जो यूज करना होगा वो स्लोप फाइंड करने के लिए करेंगे हम लोग। तो स्लोप फाइंड करने के लिए dy अपॉन dx लेंगे, ओके। चलो अब बात कर लेते हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स में आपको ये पढ़ाया गया होगा कि जब हम चेंज करते हैं तो ये अप्रोच होते हैं एक दूसरे की तरफ, और अप्रोच होते हैं तो फिर वो पॉइंट पर आ जाते हैं चेंज के लिए। ये तो है, वहां पर ब्रीफ स्टडी है इसकी फिर ना, यहाँ तो हल्का हल्का सा हम केवल ले लें। इसके बाद इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के बारे में इंटीग्रेशन समेशन करना है। इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं, एक इंडेफिनिट और एक डेफिनिट। दोनों का ही हमारे यहाँ एप्लीकेशन है। एक्स रेज पावर n, अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो ऐसे विद रेस्पेक्ट टू dx, ठीक है, कितना हो गया एक्स रेज पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। ठीक कहाँ है, पीछे से मुस्कुरा से। अब हमारे यहाँ ये हमें बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है, आपको मैथ की तरह यहाँ यूज नहीं करना है। अब यहाँ पर हमें c को फाइंड करना पड़ेगा। कभी c फाइंड किया आपने, कैसे फाइंड करते हैं c? फिजिक्स में आपने की होगी c फाइंड। c का मतलब है वहाँ c नहीं लिखा होगा, a लिखा होगा, वहाँ कहीं b लिखा होगा, कुछ कांस्टेंट डाला होगा, उसको कैसे फाइंड करते हैं? राइट, इनिशियल स्टेट की जो वैल्यू है उसको पुट करते हैं और c फाइंड करते हैं, फिर उसे पुट करते हैं वहां पे, ठीक है। बात को जरा समझिए, इनिशियल स्टेट में जो बाकी चीजें हैं, बाकी टर्म है, उसका वैल्यू पुट करेंगे। जैसे x इज 0 तो y कुछ होगा, या तो 0 होगा या कुछ होगा, जो भी होगा उसको पुट करेंगे, c का वैल्यू निकल आएगा, ठीक है। टाइम का दे रखा है तो टाइम का, जैसे हम रदरफोर्ड सोडी का जो करते हैं n इज इक्वल n नॉट ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी, तो वहाँ पे इसी तरह का प्रूव करते हैं। मतलब डिके वाला जो है, रेडियो एक्टिविटी में डिके जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो फिर वहाँ कैलकुलेट करके लाते हैं ना एक फॉर्मूला, तो वहाँ पे भी तो कांस्टेंट को हमने कैलकुलेट किया है। तो जहाँ जहाँ हम कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर इस तरह से इंटीग्रेशन करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, एक लिमिट इनिशियल स्टेट जो होगी उसकी वैल्यूज पुट करेंगे, और जो कांस्टेंट है उसको हम फाइंड या कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट डेफिनेट होती है कि कहां से कहां तक का, कहां से कहां तक का। तो उस कंडीशंस में जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा उसमें जैसे
बात कर लेते हैं, बहुत से एग्जाम्पल है तो कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक चार्ज है Q, ठीक है। अब हम कहते हैं कि इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, ये तो है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि एक चार्ज को, एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाती है, तो डेफिनेशन कहती है, और उसमें किसका डिवाइड कर देते हैं, चार्ज का। मतलब वैसे तो डेफिनेशन में है कि यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क किया जाएगा, विच इज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ये तो होगा। यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क होगा, विच इज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। क्लियर है, ये तो होगा। अब हम इन्फिनिटी से यहां तक इस चार्ज को लेके आएंगे। अब इन्फिनिटी और यहां वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वर्क के लिए हम फोर्स निकालेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो वर्क का तरीका है। कैसे करें भाई, यहाँ की डिस्टेंस r है और यहाँ की कितनी है, इन्फिनिटी, तो इसका मतलब फोर्स तो बहुत डिफर हो गया, यहाँ कुछ होगा और इन्फिनिट डिस्टेंस पे तो बहुत वेरी कर गया। और जब वेरी कर गया तो हम फिर कैसे F इंटू डी लगा देंगे, F इंटू एक्स कैसे लगा देंगे वर्क के लिए, वो तो F का वैल्यू बहुत ज़्यादा वेरी नहीं होगा ना, कांस्टेंट है ना। वैसे तो F इंटू एफ एस कॉस थीटा जो है वो तो बहुत कांस्टेंट के लिए है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम दो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी पॉइंट दैट इज A और दैट B, उसका डिस्टेंस कितना है dx। हम बहुत क्लोज पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, वो सॉरी कंसीडर करते हैं। जब क्लोज पॉइंट कंसीडर किए तो वहां दोनों पर क्या होगा, फोर्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, ठीक है। ऐसा कंसीडर किया कि बहुत नजदीक है, इसलिए इनका फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट, इन पे फोर्स दोनों पे कांस्टेंट होगा। तो इस चार्ज को, जो Q0 चार्ज है, उसको A टू B लाने में वर्क कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज dw, F इंटू डी एक्स इंटू कॉस थीटा। क्लियर है। लेकिन हमें वर्क कौन सा चाहिए, इन्फिनिट से लेकर पॉइंट P तक का। तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने अभी बताया था कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन। इसका मतलब ऐसे सारे सेगमेंट में किए गए वर्क को क्या करेंगे, सम कर देंगे, और सम करने का मतलब है इंटीग्रेशन। तो टोटल वर्क जो होगा W इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ dW। अरे ये जो वर्क है, इन सभी वर्कों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। लेकिन अब अलजेब्रा के हिसाब से नहीं, कैलकुलस के हिसाब से। तो जो लोअर लिमिट होगी वो होगी जहां से चले हैं। भाई आप सम कहां से कहां तक का करना चाह रहे हैं, एक लिमिट हो गई ना, तो ये हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें लिमिट है कहां से चल रहे हैं और कहां तक जा रहे हैं। तो आप कहां से चल रहे हैं, इन्फिनिट से, और कहां तक आ रहे हैं, B तक। तो लोअर लिमिट क्या हो गई इसकी, इन्फिनिट, ओके, और अपर लिमिट क्या हो गई, ओके। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, जिसमें लिमिट डिफाइन होती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है। और जब लोअर लिमिट अपर लिमिट डिफाइन होगी तो इंटीग्रेशन तो सेम होगा। इंटीग्रेशन तो जैसे उसका होता है ऐसे यहाँ किया जाएगा, पहले अपर लिमिट की वैल्यू से रिप्लेस करेंगे और फिर लोअर माइनस लोअर लिमिट, ओके। तो ये इंटीग्रेशन का है, जैसे मान लीजिए x रेज पावर n है और ये dx ले लेते हैं, चलो x स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, बहुत छोटा सा। और ये a है लोअर लिमिट, अपर लिमिट b है, तो हम क्या करेंगे, x क्यूब अपॉन 3, लिमिट हो गई आपकी a b। तो पहले अपर लिमिट x को रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट से, तो b क्यूब अपॉन 3 माइनस फिर a से रिप्लेस कर देंगे a क्यूब अपॉन, ठीक है। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। एक और इंटीग्रेशन का यूज एक और कर्व में यूज होता है। अगर आपको ये कोई कर्व दे, अभी मैंने बताया था कि dy अपॉन dx तो स्लोप को बताता है,
लेकिन अगर यहाँ पर y लिख रहा है और यहाँ पर x लिख रहा है और y और x के बीच में ये कर्व आया है, ठीक है, तो एरिया स्वेप्ट बाय कर्व विद x एक्सिस कितना होगा? ये भी बहुत यूज होता है कि किसी भी कर्व का किसी एक्सिस के साथ जो एरिया स्वेप्ट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो इन दोनों के प्रोडक्ट को यूज करता है, वो रिप्रेजेंट करता है एक्स इंटू। कैसे? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये तो एरिया है, ये इसका जो एरिया स्वैप किया है दैट रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है? इसका यूज करते हैं हम बहुत। नहीं किया यूज? आपने किया है? खड़े हो जाओ जरा। हाँ, आपसे ही कह रहा हूं मैं। क्या नाम है आपका? आपके पास, अरे ये नेक्स्ट, हाँ ये, हाँ जी, हाँ आपसे किया है आपने? नहीं किया? आप सिंसियर भी नहीं दिखाई दे रहे मुझे। मैं कहना नहीं चाह रहा, बहुत देर बाद कहने की स्थिति में आया। सिट डाउन। ये हमने किया है, आपने कहीं किया है? नहीं किया? किया है? बताइए कहाँ किया आपने? कहाँ बताइए? हाँ राइट, ठीक है, वहाँ पीवी कर्व में किया गया है जहाँ वर्क डन निकालते हैं आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबारिक, आइसोपोरिक में, तो वहाँ करते हैं। हम शुरुआत की बात कर लेते हैं, हम बहुत आगे नहीं जा रहे। शुरुआत की बात करते हैं, डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम। इसमें भी तो डिस्टेंस निकालते हैं, तो वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया ही तो निकालते हैं। क्लियर है? और वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होती है? डिस्टेंस। यही तो वही इसी फंडामेंटल को तो यूज करते हैं। क्लियर है? तो जो एरिया स्वैप्ट होगा वो दोनों के प्रोडक्ट को, और जो dy/dx होगा उसके स्लोप को। कर्व में बहुत जरूरत पड़ेगी इन दोनों की। तो जो स्लोप है वो dy/dx है, और जो एरिया है वो मल्टीप्लिकेशन। एक बार मुझे बहुत पुराना क्वेश्चन याद आ रहा है। एक बार एक कर्व दिया था, वो ग्राफ दिया था, कर्व दिया था f और t के बीच, f और t के बीच, उसका एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? अगर यहाँ f है और यहाँ t है, इम्पल्स। इसमें क्वेश्चन को कनेक्ट किया था उसने कि ये तो इम्पल्स, एरिया से इम्पल्स निकल आएगा। उसने इनिशियल वेलोसिटी दे दी थी, फाइनल वेलोसिटी पूछी थी, तो इम्पल्स इज इक्वल चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन, कनेक्ट कर दिया। वे इतना ही था, उसका एडवांस का क्वेश्चन है शायद, काफी 8-10 साल हो गए होंगे इसे, लेकिन कनेक्ट किया इसने। तो बहुत छोटे छोटे चीजों पे ही क्वेश्चन आएंगे, वो वही चीजें हमें क्लियर करनी है। इम्पल्स यहां से निकल आया, फिर mb माइनस mu इज इक्वल, उससे कैलकुलेट कर लेंगे उसको। ठीक है? तो हमें ये समझना होगा कि किस तरह से दोनों चीजें फंडामेंटल हैं, दोनों का बहुत यूज करना होगा। ठीक है? इसके बाद ग्राफ देख लेते हैं। आप लोगों को ग्राफ तो आते होंगे, साइन कॉस का ग्राफ आता है, साइन का आता है, साइन कर्व, सॉरी साइन कर्व के बारे में, कॉस कर्व आता है। कॉस कर्व इनिशियली कहाँ से स्टार्ट होता है? क्योंकि ये भी हमें कर्व में देगा ना, कर्व में देगा। ये आज जो फंडामेंटल चीजें हो जाएंगी, ये आगे कभी भी हमें जो यूज होंगी तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी, तुरंत आप देख लेंगे। आज तो बहुत आसान चीजें हो रही है, पीछे स्टूडेंट कह रहे हैं कि ये तो बहुत आसान है, हमें सब आता है, और हम ये चाह भी रहे हैं कि सब आपको आना चाहिए, तभी तो आनंद आएगा। साइन का कर्व कोई बता सकता है? यस, वाई इज साइन कर्व, इनका भी एप्लीकेशन हमें करना होगा ना। y इज इक्वल a sin थीटा,
या ए ओमेगा टी, ऐसे होता है ना एसएचएम में। तो जब भी आप इन एसएचएम तो साइन कर्व जो होगा सीधे सीधे बता दें कहां से स्टार्ट होगा, यहां से। ओके, अगर यही y इज इक्वल माइनस ए साइन ओमेगा टी होता तो ये तो आपका a हो गया और दैट इज माइनस। ओके, लेकिन अगर माइनस ए साइन ओमेगा टी होता तो नीचे से, क्लियर है? तो वो ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अगर यहाँ ए की जगह कुछ और भी लिख रहा हो, जैसे मान लीजिए आता है वहां पे ए ओमेगा स्क्वायर आता है, तो ठीक है, ये एम्पलीट्यूड ए की जगह ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएंगे, इतना ही तो होगा, क्लियर है? कॉस का जो कर्व होगा y इज इक्वल ए कॉस ओमेगा टी, ये कर्व कैसा होगा? ये कर्व यहां से शुरू होगा, यहां से ऊपर से पीक से, हाँ, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ठीक है। ये भी हमें बहुत यूज करना। एक आइडेंटिटी और आएगी। अब जब आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं तो उन्हीं को खत्म कर लेंगे। अगर कोई चीज मिनिमम होगी मतलब 0 होगी तो उसका रेट ऑफ चेंज मैक्सिमम होगी, और अगर वो तो सब जानते हैं मैक्सिमम होती है तो रेट ऑफ चेंज 0। कितना? अरे कोई चीज मैक्सिमम हो गई तो फिर चेंज होना तो बंद हो गया ना उसका। इसका भी बहुत एप्लीकेशन है, इसका भी बहुत यूज है। चेंज जो है वो किस पे डिपेंड करता है? वैल्यू पर। 0 है तो उस समय उसका रेट ऑफ चेंज सबसे ज्यादा होगा, और अगर मैक्सिमम है तो उस कंडीशंस में उसका रेट ऑफ चेंज कितना होगा? वो तो 0 होगा ही होगा, ठीक है। इसका भी हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। जिसका 0 है उसका रेट ऑफ चेंज ज्यादा होगा, और जिसका मैक्सिमम है, वैल्यू मैक्सिमम है, तो रेट ऑफ चेंज खत्म, बिल्कुल 0 ही होगा ना वो तो, हाँ 0। कुछ डायमेंशंस और इसके बारे में तो हमने चर्चा कर ली है, अब इसमें तो कुछ और है नहीं। एक एक्सपोनेंशियल यूज होता है हमारे यहाँ, एक्सपोनेंशियल ई, दैट इज वैल्यू यूज होता है उसका ज्यादातर, ई का सब जानते हैं एक्सपोनेंशियल का वैल्यू, ई का वैल्यू, ठीक है। और कुछ आइडेंटिटी ऐसी रह गई है जो हमें डिस्कस करनी हो। अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, वेक्टर का तो पूरा चैप्टर ही, वेक्टर तो पूरा डिस्कस करना ही करना है, क्योंकि जब हम कंपटीशन की तरफ जाएंगे तो कैलकुलस और वेक्टर सबसे ज़्यादा यूज होगा, सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। तो आई थिंक ये तो दोनों चीज़ें हो ही गई हमारी। डिफरेंशिएशन बेसिकली मैक्सिमम मिनिमम में भी यूज होता है, एक तो मैक्सिमम मिनिमम में यूज होगा डिफरेंशिएशन, और एक आपका स्लोप निकालने में, ठीक है। और इंटीग्रेशन जो होगा वो एरिया में, और डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब एक स्ट्रिप का निकालने के बाद में होल का निकालना हो तो समीशन करने के लिए वहाँ इसको यूज किया जाएगा। डायमेंशंस के दो मैंने एप्लीकेशंस बताए हैं, उन दोनों को आप अपने आप कर लेना, उन दोनों को जैसे करेक्टनेस चेक करना और उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो हम लेंगे वो कौन सा होगा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन अब आएगा। अभी तक तो कैलकुलेशन था, अभी तो मेजरमेंट था, ठीक है, एक तरह से जनरल फिजिक्स थी। अब जो आएगी वो काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स पूरा जो चलेगा, तो उसमें फिजिक्स जो है वहाँ पर हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा कि सभी आप लोग प्रिपेयर हो के आए। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेरिएबल स्पीड्स के बारे में है, वेरिएबल स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी, वो ऐसे ही कर्व वर्क में वहाँ पर काफ़ी चीज़ें डिफाइन करनी है। तो इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करके आना। थैंक यू।